80 का वो दशक जब अमेरिका और रूस के बीच आपसी तनाव अपने चरम पर था। दोनों देश अपनी तकनीकी के माध्यम से एक दूसरे से आगे निकलने का जी तोड़ प्रयास कर रहे थे। सुप्रीमेसी के इस दौड़ में अंतरिक्ष विज्ञान कैसे पीछे रह जाता। जहां अमेरिका 1969 में ही चंद्रमा पर अपना झंडा गाड़ चुका था, वहीं रूस भी मानवयुक्त स्पेस मिशन में बैक टू बैक एक्सपेरिमेंट कर रहा था और रूस के इस अंतरिक्ष अभियान में उसका साथ दे रहा था भारत, जो तकनीकी रूप से विकासशील देशों की श्रेणी में था। उस समय भारत के पास चारों ओर चुनौतियां थी, जैसे आर्थिक संकट, आतंकवाद, पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन और राजनीतिक अस्थिरता। पर इन सब के बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट रोहिणी सन 1980 में सक्सेसफुली लॉन्च किया और अब इंतजार था भारत के कदम अंतरिक्ष तक पहुंचने का, जो साल 1984 में खत्म हुआ जब राकेश शर्मा ने स्पेस के लिए अपनी पहली उड़ान भरी और भारत के अंतरिक्ष सफर की शुरुआत की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आपका स्वागत है पिक्सल पॉड के इस नए एपिसोड इंडिया इन स्पेस में। यहाँ हम आपको बताएंगे भारत की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, अब तक इंडिया कौन कौन से स्पेस मिशन कर चुका है और भविष्य में इसरो क्या प्लानिंग कर रहा है, जो देश का सर विश्व में ऊंचा कर देगा और दिखा देगा कि हम भी किसी से कम नहीं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यही शब्द थे विंग कमांडर राकेश शर्मा के, जब उन्होंने पहली बार अंतरिक्ष से भारत को देखा था। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। 13 जनवरी 1949 में पंजाब के पटियाला में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे राकेश का सपना बचपन से ही ऊंची उड़ान भरना था। नालंदा कॉलेज पटना से पढ़ने के बाद राकेश का चयन नेशनल डिफेंस एकेडमी में हुआ, जहां उन्होंने ट्रेनिंग ली और 1970 में भारतीय लड़ाकू वायुसेना के पायलट बने। रूस के साथ भारत की स्पेस मिशन की साझेदारी में उन्हें रशिया भेजा गया, जहां 1984 में सोयूज T11 नाम के मिशन में उन्होंने अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान भरी और सारे विश्व को दिखा दिया कि भारत भी अंतरिक्ष विज्ञान में किसी से कम नहीं, हम भी कर सकते हैं और हमने कर दिया। लेकिन भारत की अंतरिक्ष यात्रा यही नहीं रुकी, ये तो बस एक शुरुआत थी। फिर आया साल 2008 जब भारत ने अपना पहला मून मिशन चंद्रयान लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य था चांद की सतह की मैपिंग करना, उसका 3D स्ट्रक्चर तैयार करना, रासायनिक और मिनरल स्ट्रक्चर का अध्ययन करना। पर वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करती है। दोस्तों, हिंदुस्तान के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, जिसने सारे विश्व को चौंका दिया। जी हाँ, यह रहस्य था चांद पर पानी की मौजूदगी का पहला सबूत, जो चंद्रयान 1 ने लगभग 312 दिन के अपने मिशन में पूरा किया। यह एक क्रांतिकारी खोज साबित हुई, जिसने इसरो को वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में पहचान दिलाई। चंद्रयान 1 एक लूनर ऑर्बिटर था, जो चंद्रमा के 100 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित किया गया था, जिसका काम था चंद्रमा की परिक्रमा करना, और यह अपने उद्देश्य में 95% सफल रहा। अब हिंदुस्तान का झंडा चांद पर पहुंच चुका था, अब बारी थी मंगल ग्रह पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की। 5 नवंबर 2013 में श्रीहरिकोटा से इंडिया ने अपना पहला मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान लॉन्च किया, जिसे PSLV C-25 रॉकेट द्वारा भेजा गया। यह मिशन इसरो का अब तक सबसे सक्सेसफुल और विश्व का सबसे सस्ता मिशन था। जी हाँ, मैंने कहा सस्ता मिशन। एक हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी के बजट से भी कम, मात्र 450 करोड़ की लागत से मंगलयान अंतरिक्ष में भेजा गया था, जो अपने पहले ही अटेम्प्ट में सफल हुआ। अब तक कोई भी देश पहले प्रयास में मंगल तक नहीं पहुंचा था।
मंगलयान ने हमें भेजी ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर दुनिया दंग रह गई, जैसे मंगल ग्रह की रंगीन सतह, उसके 2 चंद्रमा फोबोस और डेमोस, विशाल धूल भरे तूफान और मंगल के साउथ पोल की अद्भुत झलकियां, सब मिलकर कुल 1000 हाई क्वालिटी इमेजेस मंगलयान ने शेयर की, वो भी मात्र 450 करोड़ रुपए में। कैन यू बिलीव इट? यह ऑर्बिटर 8 सालों तक काम करता रहा और इसने अपेक्षा से कहीं ज्यादा 16 गुना सेवाएं हमें दी। साल 2022 में मंगलयान से फाइनली संपर्क टूट गया। दिल छोटा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंगलयान ने हमें ऐसी जानकारी दी जो वाकई अद्भुत थी। इसने मंगल पर मीथेन गैस की खोज की, जो जीवन की संभावना का संकेत हो सकती है। वाओ, व्हाट ए वंडरफुल मिशन। साल 2019 में हमारी चांद को छूने की तमन्ना फिर से जागी और हमने भेजा चंद्रयान 2, जो खासकर साउथ पोल की स्टडी के लिए भेजा गया था। बट अनफॉर्चुनेटली यह मिशन आधा ही सफल हुआ, क्योंकि ऑर्बिटर को अपनी कक्षा में प्रक्षेपित करने के बाद चांद की सतह पर लैंडिंग से मात्र 2.1 किलोमीटर पहले ही लैंडर विक्रम क्रैश हो गया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि ऑर्बिटर अब भी सक्रिय है और अच्छा काम कर रहा था, जिससे हमें आगे की खोज में काफी मदद मिली। 14 जुलाई 2023 अधूरे काम को पूरे करने की तारीख। एक बार फिर चांद पर पहुंचने की तैयारी। श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया और इस बार ऑर्बिटर मिशन में नहीं था, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही कक्षा में मौजूद था और बढ़िया काम कर रहा था। इसलिए इस बार सिर्फ लैंडर और प्रज्ञान रोवर ही चांद पर भेजे गए। 23 अगस्त 2023 को, मतलब पूरे 41 दिन बाद, विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की, जिसके बाद प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर निकला और चांद पर चहलकदमी करने लगा। प्रज्ञान रोवर एक तरह का आधुनिक रोबोट है, जिसे चांद की सतह पर चलने और उसकी सतह का विश्लेषण करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। प्रज्ञान रोवर ने सतह पर चलकर 300 मीटर की दूरी तय की और चांद पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन और ऑक्सीजन जैसे तत्वों की पहचान की। चंद्रयान 3 भारत और इसरो की अंतरिक्ष यात्रा में एक ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि अमेरिका, रूस और चाइना के बाद अब भारत चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया था और साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश। दोस्तों, हिंदुस्तान यही नहीं रुका, मंगल और चांद को छू लिया, अब आग को काबू करना था। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। 1 सितंबर 2023 वो तारीख जब हमने निगाहें सूरज की ओर गड़ाई। श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 का प्रक्षेपण PSLV C57 रॉकेट के माध्यम से किया गया। 19 सितंबर 2023 को यह पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकला। 3 जनवरी 2023 को आदित्य ने 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। L1 पॉइंट का मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच का एक विशेष बिंदु है, जहां दोनों की ग्रेविटेशनल शक्ति संतुलन में होती है। यहाँ एक अंतरिक्ष यान कम ईंधन में भी स्थिर रह सकता है और बिना बाधा के लगातार सूर्य का निरीक्षण कर सकता है। दोस्तों, आदित्य L1 ने हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जैसे सूर्य के ऊपरी वातावरण जैसे कोरोना, क्रोमोस्फीयर और हवा और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना और डेटा ट्रांसफर करना। इससे हमें फ्यूचर में क्या फायदे मिलेंगे वो समझते हैं। मौसम की सटीक भविष्यवाणी, GPS और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की सुरक्षा, सौर तूफानों के कारण होने वाली पावर ग्रिड फेल्यूर जैसी घटनाओं को रोकने में मदद और मानव युक्त अंतरिक्ष अभियानों को बेहतर सुरक्षा। तो दोस्तों, अब जब भारत के वैज्ञानिकों ने चांद, मंगल और सूरज को छू लिया, तो उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या अब बारी है इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की? और इसी सवाल का जवाब है
गगनयान मिशन। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन के तहत इसरो 3 भारतीयों को धरती से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेगा। आइए गगनयान को थोड़ा विस्तार में जानते हैं। साल 2025 से गगनयान की यात्रा और भारत की स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में पहुंचने का सपना एक साथ शुरू होता है। यह 4 चरणों में पूरा होगा, G1, G2, G3 और G4। फिलहाल इसका एक भी चरण पूरा नहीं हुआ है, पर तैयारियां जोरों शोरों पर है। टीम के द्वारा मिशन की तैयारी का एक हिस्सा 21 अक्टूबर 2023 को पूरा किया गया, जिसमें टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 TVD1 हाई एल्टीट्यूड अबॉर्ट परीक्षण पूरी तरह सफल रहा। इसमें क्रू मॉड्यूल सिस्टम से अलग हुआ, पैराशूट लैंडिंग की गई और नौसेना द्वारा उसे बंगाल की खाड़ी से वापस लिया गया। यह एक इमरजेंसी एग्जिट एक्सपेरिमेंट था, जहां किसी वजह से यदि मिशन को अबॉर्ट करना पड़ता है तो ऐसे में क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकालना पड़े, उसका परीक्षण किया गया और यह बिल्कुल सफल रहा। स्वदेशी रॉकेट में स्वदेशी प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्वदेशी लागत से हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान का सपना अंतरिक्ष में पूरा होगा और ये करेगा भविष्य के रहस्यों को हमारी मुट्ठी में। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आप इंडिया इन स्पेस की और अधिक जानकारी चाहते हैं या इसरो के किसी भी मिशन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।